आज हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिससे कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो पता किया था। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और इसका मास m, तो ये रेशियो उन्होंने पता किया था कि ये है 1.75882 इंटू 10⁻11 इतना कूलॉम पर किलोग्राम। तो चलिए देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या था और उन्होंने कैसे ये वैल्यू जो है इसे कैलकुलेट किया था। तो ये जो सेटअप है यहां पर देखिए, ये एक ग्लास ट्यूब जैसा है, ग्लास कंटेनर है। यहां पर बहुत ही लो प्रेशर में गैस रखा गया है। वैक्यूम पंप से इस गैस को बाहर निकाला गया, इसका प्रेशर को घटाया गया। यहां पर दो प्लेट्स आपको दिखेंगे, एक तो प्लेट है ये वाला और दूसरा प्लेट है ये। यहां पर देखिए बीच में एक छेद है, क्यों है आगे समझ में आएगा। इन दोनों प्लेट्स को जोड़ दिया गया हाई वोल्टेज पावर सोर्स के साथ। सो हाई वोल्टेज पावर सोर्स के साथ जोड़ देने से हुआ ये कि यहां बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल में चला गया और ये निगेटिव पोटेंशियल में चला गया। तो ये वोल्टेज बढ़ाते साथ जब काफी वोल्टेज बढ़ गया तो ये दिखा कि यहां से डिस्चार्ज होने लगा इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर निकला और ये एनोड की तरफ अट्रैक्टेड होते हुए आगे बढ़ा। ये एनोड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये कैथोड जो है ये निगेटिवली चार्ज्ड है। इसका पाथ अगर देखें तो ये ऐसे सीधा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो इस छेद से बाहर निकल जाएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वैसे यहां पर अब्सॉर्ब्ड हो जाएंगे यहां पर, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस होल से बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलते हुए सीधा ये जाके यहां ये जो सरफेस है जो कि एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है यहां पर जाके टकराएगा। ये कहां पर टकरा रहा है ये समझने के लिए यहां पर आपको दिखेगा कुछ ग्लो। फ्लोरेसेंट स्क्रीन में अगर इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है तो ये कुछ ग्लो करता है। तो यहां से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर जाके टकरा रहा है। सो इसका पाथ जो था कुछ ऐसा था, यहां से ये आया और सीधे बाहर निकल गया। अब आगे का जो पार्ट है और भी जो चीजें हैं इस पे हम आगे बात करेंगे। तो ये सीधे जाके यहां पर टकरा रहा है। अब क्या है देखिए, यहां पर ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है इन दोनों को भी जोड़ा गया बैटरी से। यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया कुछ ऐसे। बैटरी से कैसे जोड़ा गया, इसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया और इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया, कुछ ऐसे, यहां से वायर निकाल दे और यहां से ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल ऐसे जोड़ दिया गया बैटरी से। तो ऑब्वियस सी बात है होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका की पाथ ये है ये अब डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो इसका डिफ्लेक्शन होगा ऊपर की तरफ। सो इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा और यहां से ये सीधे ऐसे बाहर निकल जाएगा और ये स्क्रीन को हिट करेगा। कहां पर हिट कर रहा ये आप आसानी से समझ सकते हैं, जहां पर ग्लो होगा वहीं पर ये हिट करेगा। सो इस ग्लो से समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कहां पर हिट किया। अब जहां पर ये हिट किया वहां से अगर बैक ट्रैक किया जाए तो ये बड़ा आसान है कि इसका डिफ्लेक्शन कितना हुआ। यहां से जो ये इस तरह का पाथ को अपना चेंज कर रहा है ये कितना डेविएटेड हुआ ये बड़े आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस डिस्टेंस को अगर y कहते हैं तो ये मेजरेबल है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक्सपेरिमेंटर ही प्रोवाइड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ये नोन होगा। सो E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड नोन होगा। अब क्या किया गया देखिए, अब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर एक मैग्नेट इंट्रोड्यूस किया गया, ये नॉर्थ पोल और ये उस मैग्नेट का साउथ पोल। देखिए एनसीईआरटी में यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पर साउथ पोल लिखा गया, यहां पर नॉर्थ पोल लिखा गया। उससे जो जिस तरह का डिफ्लेक्शन होना चाहिए उसका उल्टा बता दिया गया है। सो दैट इज अ मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू। सो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे कि ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण था, जो कि होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर कैपिटल E हो,
सो ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रहा था। चलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं, E इंटू ई, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया गया। मैग्नेटिक फील्ड को एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें दिखेंगे, यहां पर दिखेंगे, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगे। तो इसके कारण जो फोर्स अप्लाई होगा फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो इस पे फोर्स जो है ये नीचे की तरफ लगेगा। इससे होगा क्या, डिफ्लेक्शन थोड़ा घट जाएगा। सो अब जो है जो डिफ्लेक्शन दिखा ये थोड़ा कम डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया जाए तो डिफ्लेक्शन जो है और कम हो जाएगा, डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तब तक बढ़ाया गया जब तक कि ये जो इसका प्रोपगेशन है कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये बिल्कुल सीधा जाके हिट करे इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को। तो यहां पर अब हिट किया ये, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अभी सेट किया गया, चूंकि ये एक्सपेरिमेंटर ही सेट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ये भी नोन हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड भी नोन है। सिचुएशन कैसा है देखिए, अब इलेक्ट्रॉन जो है यहां से बाहर निकला, होल से पार हुआ और सीधा प्रोपगेट करके इस स्क्रीन को हिट कर रहा। थोड़ा भी डेविएशन नहीं हो रहा, थोड़ा भी डेविएशन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब यही निकला कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है जिसपे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर की तरफ का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीचे की तरफ का फोर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसीलिए तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां पर ये जो फोर्स बनता है मैग्नेटिक फील्ड में, मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है, चूंकि चार्ज का मोशन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं ये जो फोर्स होगा ये होगा चार्ज जो मूव कर रहा है इनटू उसका जो वेलोसिटी है इनटू जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो अब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली बराबर हो गए। तो E इज इक्वल टू EVB। सो यहां से आप कह सकते हैं कि जो E है ये बराबर है VB के। तो आप अगर V के लिए इसका जो वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं तो ये V जो है ये बराबर होगा E डिवाइडेड बाय B के। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे हम आगे यूज करने वाले हैं। अब यहां से आगे देखिए, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है इसे ट्रैक करते हैं, ये क्या है, ये ऊपर वाला ये प्लेट है और ये नीचे वाला ये प्लेट है। इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसे अगर आप यहां से ट्रैक करते हैं तो जैसे कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के कारण इसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उसे अगर आप यहां से ट्रैक करते हैं तो आप पाएंगे कि इसका पाथ जो था ये कुछ ऐसा था। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हमने पता लगा लिया कितना है, देखिए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हमने यहां पर पता लगा लिया। अब जो प्रीवियस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था उस केस में इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था जिसे कि हमने ट्रेस किया था वो पाथ कुछ ऐसा था। हमने ये भी बात किया था कि ये जो है ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये हम पता लगा सकते हैं। ये डिस्टेंस इसे हमने y नाम दे दिया और इस प्लेट का जो ये वाला लेंथ है इसे x नाम दे देते हैं। दैट मीन वो यहां पर ऐसा दिखेगा, ये x। इलेक्ट्रॉन इसका जो वेलोसिटी है हमने पता लगाया कितना है वेलोसिटी, जब ये प्लेट पे एंटर कर रहा है प्लेट के बीचों बीच तो इसका वेलोसिटी v ही होगा जो कि हमने पता लगाया यहां पर। अब यहां से देखिए इस इलेक्ट्रॉन का जो यहां पर ये एंटर कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या है, इसके इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्स एक्सिस है। इसका मतलब इसका अभी कोई भी y कंपोनेंट नहीं है। ऐसा सिचुएशन आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखेगा। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं, और अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ चुके हैं तो ये बड़ा आसान होगा आपके लिए समझना। वैसे मैं एक बेसिक वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसे देख के आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो बेसिक आइडिया है वो ले सकते हैं। अब देखिए इसका एक ही कंपोनेंट है यहां पर जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहां से
यहां से यहां पहुंचते हुए अगर इसे t टाइम लगता है तो हम कह सकते हैं कि जो vt है, ये x जो है ये vt के बराबर होगा, क्योंकि देखिए x यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसका जो x कंपोनेंट में वेलोसिटी है वो v है। सो t समय में v वेलोसिटी से, उसके मैग्नीट्यूड से, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो कि x के बराबर होगा। अब देखिए इसका y कंपोनेंट फिलहाल जो है ये y कंपोनेंट वेलोसिटी का ये 0 है, लेकिन t समय में ये क्या होता है, t समय में ये y डिस्टेंस ऊपर की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा ऊपर की तरफ जो कि है E। ये फोर्स जो है इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ, ये फोर्स है जो कि बराबर है E के। इस फोर्स के कारण इसमें एक एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा ऊपर की तरफ, जो एक्सीलरेशन जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा फोर्स के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पार्टिकल के। सो ये बराबर हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय एम। क्या है ये ऊपर की तरफ का एक्सीलरेशन है। चूंकि इनिशियली इसका ऊपर की तरफ कोई भी स्पीड नहीं था, 0 था, तो यहां से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन बना सकते हैं जो y है, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये बराबर हो जाएगा हाफ इनटू जो एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा ऊपर की तरफ जो कि है a इंटू टी स्क्वायर्ड। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 0 है। अगर ये 0 नहीं होता देन हम कहते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी होता, जो कि यहां पर ये 0 है दिख रहा है y एक्सिस के डायरेक्शन में, इनटू टी। तो इसे हम इंक्लूड करते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग रहता, लेकिन है नहीं, जो भी वेलोसिटी है वो x एक्सिस के अलोंग है इनिशियली। तो अब यहां से आप देखें कि y का वैल्यू जो है वो नोन है, यहां पर a का जो वैल्यू है जो कि ये है, इसे यहां पर सब्सटीट्यूट करें। सो हम यहां से कह सकते हैं y इज इक्वल टू हाफ इंटू a के जगह e डिवाइडेड बाई m, देखिए e डिवाइडेड बाई m एक रेशियो हमें मिल गया, इंटू टी स्क्वायर्ड। अब t का वैल्यू आपको यहां से मिलेगा, t का वैल्यू आप पाएंगे यहां से आगे कि t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई v। अब यही जो वैल्यू है x डिवाइडेड बाई v, अगर आप इस t के जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा। सो यहां से आगे हम कहेंगे कि y जो है, ये y जो कि नोन टर्म है, x भी नोन टर्म है, x क्या है, इसका थिकनेस है या फिर क्या लेंथ है, वो नोन है। सो y इज इक्वल टू हाफ इंटू e डिवाइडेड बाई m इंटू कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये भी नोन है, अननोन सिर्फ ये दो है, इंटू टी स्क्वायर्ड। अब देखिए टी के जगह हम x डिवाइडेड बाई v लिखेंगे, तो टी स्क्वायर्ड के जगह x स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई v स्क्वायर्ड। यहां पर x भी नोन है और v भी नोन है। क्यों? क्योंकि v का वैल्यू ये है, जबकि e नोन है, b नोन है, तो सारे नोन टर्म्स है, सिर्फ ये अननोन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हम पता लगा सकते हैं। तो यहां से आगे क्या मिलने वाला है देखें, तो e डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू, यहां से देखिए इसका जो वैल्यू होगा इसके लिए y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और v स्क्वायर्ड को, और डिवाइड कर देंगे e इंटू एक्स स्क्वायर्ड से। ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, y डिवाइडेड बाई बन जाएगा। सो ये बन गया y इंटू 2v स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय ई एक्स स्क्वायर्ड। यहां पर देखिए सारे टर्म्स जो है ये नोन है, v के जगह पे सिर्फ हमें ये पुट करना होगा। तो जैसे ही हम v के जगह पे वो वाला वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 को पहले लिख देते हैं, 2 इंटू वाई, v स्क्वायर्ड के जगह e स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई b स्क्वायर्ड। सो ये बन गया ये वाला v स्क्वायर्ड, और डिनोमिनेटर में जो e एक्स स्क्वायर्ड है, सो e एक्स स्क्वायर्ड। यहां से देखिए डिनोमिनेटर वाला e जो है ये न्यूमरेटर के एक e को कैंसिल करेगा, और फाइनल एक्सप्रेशन के तौर पे हमारे पास बचा हुआ रहेगा e डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 2ye डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड। सारे टर्म्स देखें नोन है, सारे टर्म्स नोन है। सारे वैल्यूज को यहां पर सब्सटीट्यूट करके थॉमसन को यह मिला कि e डिवाइडेड बाई m जो है इसका वैल्यू बना इतना।
हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली वीडियो देख लीजिए। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को शुरू करते हैं। दरअसल जे थॉमसन का कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, वह एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस हो गया। सारी जगह पर जे थॉमसन के चर्चे होने लगे। उनका यह एक्सपेरिमेंट हर जगह पर चर्चा का विषय बन गया। हर जगह पर कई सारे साइंटिस्ट और कई सारे फिजिसिस्ट उस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को स्वयं से खुद से करने का प्रयास करने लगे। हम भी करते हैं, हम भी देखते हैं कि किस तरह जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, हम खुद भी कर देखेंगे। तभी हम मानेंगे जब हम खुद भी इसको कर देख पाएं। उन्हीं साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट गोल्डस्टीन भी रहे होंगे। गोल्डस्टीन ने भी जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट को सुना और उन्होंने कहा कि मैं भी इसको करके देखता हूँ। गोल्डस्टीन ने वैसे ही अरेंजमेंट किए जैसे थॉमसन ने किए थे। गोल्डस्टीन ने एक ग्लास ट्यूब लिया और फिर उसमें कैथोड और एनोड चूज किए होंगे। जे थॉमसन ने एक बात कही थी कि जो कैथोड रेस का नेचर है वह कैथोड प्लेट के शेप, साइज और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। कैथोड प्लेट किस मेटल की बनी है हमें उससे तो फर्क पड़ता है, मगर कैथोड प्लेट किस शेप, साइज और ज्योमेट्री की है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कैथोड प्लेट एल्यूमिनियम की हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कम पोटेंशियल पर हमें कैथोड रेज ऑब्जर्व हो जाती हैं। अगर प्लेट एल्यूमिनियम की हो तो। और फिर गोल्डस्टीन ने इसी बात को अपने दिमाग में रखा और कहा मुझे एल्यूमिनियम की ही प्लेट चाहिए कैथोड बनाने के लिए। और वह एल्यूमिनियम प्लेट किसी भी शेप और साइज की हो, मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाहिए है सिर्फ एल्यूमिनियम प्लेट। और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम प्लेट ढूंढने के लिए गोल्डस्टीन अपने जंक यार्ड में गए, जहाँ घर के सारे पुराने सामान रखे होते हैं, या फिर हम यह कहें कि वह अपने स्टोर रूम में गए एल्यूमिनियम प्लेट ढूंढने के लिए। लेकिन वहाँ पर काफ़ी समय ढूंढने के बाद भी उन्हें वह प्लेट नहीं मिली। पर आखिर में वह अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसन के पास गए और वॉश बेसन में जो एक प्लेट होती है जिसके द्वारा सारा पानी नीचे जाता है, उन्हें वह प्लेट दिख गई। उनको वह परफोरेटेड प्लेट दिख गई और उन्होंने उसी प्लेट को निकाल लिया। पता नहीं वह किस रीजन के लिए हाथ धोने गए थे, पर जो भी हो, उनके हाथ धोने की वजह से उनको वॉश बेसन से एल्यूमिनियम प्लेट मिल गई। लेकिन बस उस प्लेट में परफोरेशन थी, उस प्लेट में छेद थे। परफोरेटेड प्लेट में छेद होते हैं और उन्होंने उसी परफोरेटेड प्लेट को कैथोड की जगह पर फिक्स कर दिया। उन्होंने कैथोड की तरह उस प्लेट को इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें जे थॉमसन की बात याद थी कि कैथोड रे कैथोड प्लेट की शेप, साइज और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती, वह उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। इसलिए उन्होंने उस परफोरेटेड प्लेट को इस्तेमाल किया, या फिर यूं कहें वॉश बेसन वाली प्लेट को इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने एनोड प्लेट को सेट किया। एनोड प्लेट किसी भी शेप की हो सकती थी, वह कैसी भी हो सकती थी। और उन्होंने ग्लास ट्यूब में इनर्ट गैसेस रखी, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन। पोटेंशियल लगा दिया हाई वोल्टेज का। प्रेशर कम करने के लिए सक्शन पंप लगा दिया। मतलब पूरा वैसा ही सेटअप किया जैसे जे थॉमसन ने किया था। बस सिर्फ एक ही चीज़ में फ़र्क था, वह थी कैथोड प्लेट। गोल्डस्टीन ने कैथोड प्लेट में छेद थे, बस यही फ़र्क था, यही डिफरेंस था। और गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट के दौरान वही कैथोड रेस को ऑब्जर्व किया जिस तरह की कैथोड रे जे थॉमसन ने ऑब्जर्व की थी। मगर इन कैथोड रेस को देखने के अलावा गोल्डस्टीन ने एक और एडिशनल ऑब्जर्वेशन करा कि यह जो परफोरेटेड प्लेट है, परफोरेटेड कैथोड प्लेट है, उसके पीछे ग्लास ट्यूब है। उस ग्लास ट्यूब का सरफेस चमकने लगा, यह साइन करने लगा। ठीक जहाँ पर परफोरेशन है, जहाँ पर छेद है, उसके पीछे ग्लास ट्यूब साइन करने लगा। उन्हें ब्राइट येलो कलर की साइनिंग दिखी। यह एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन है जो गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व की थी। इस तरह के कोई भी फिनोमेना जे थॉमसन ने अपने आर्टिकल लिखते समय अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान नहीं बताया था। गोल्डस्टीन यह जो बात ऑब्जर्व कर रहा था यह बिल्कुल नई थी, एक नया ऑब्जर्वेशन था। और जब गोल्डस्टीन ने इस नई बात को देखा तो उसने सोचना चालू किया कि बाकी सब तो ठीक है, ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था। मैं सब कुछ देख सकता हूँ जैसा जे थॉमसन ने बताया था। कैथोड रे पर उसने क्रॉस भी रखा, पैडल व्हील भी रखा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई। सब ऑब्जर्वेशन करेक्ट थे, मगर यहाँ पर उसने एक नई बात देखी।
और यह नई बात उसने कब देखी, जब कैथोड प्लेट की जगह पर उसने एक परफोरेटेड प्लेट ली। इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए गोल्डस्टीन के दिमाग में जो सबसे पहला रिएक्शन आया कि यदि कैथोड प्लेट से कैथोड रे एमिट हो सकती हैं और वह रेज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर सकती हैं, तब तो एनोड प्लेट से भी एनोड रेज एमिट होनी चाहिए, जिन्हें हम एनोड रे कह सकते हैं, और यह रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव होनी चाहिए। तो गोल्डस्टीन ने एनोड रेज के कंसेप्ट रखा और अपना एक्सपेरिमेंट सबको दिखाया। लेकिन फिर सबने गोल्डस्टीन से यह सवाल किया कि अगर आप इसको एनोड रेज कह रहे हैं तो इसके बारे में हमें और भी तो बताइए। जे थॉमसन सिर्फ कैथोड रेज कहकर थोड़ी ना रुके थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो आप भी तो एनोड रेज के बारे में कुछ और बताइए, आप भी तो कुछ एक्सपेरिमेंट करिए जैसे जे थॉमसन ने किए थे, जिससे कि एनोड रेज के एग्जिस्टेंस को प्रूव करा जा सके। गोल्डस्टीन ने कहा ठीक है, चलिए करते हैं एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सबसे पहले क्रॉस रखा, जिस जगह पर वह एनोड रेज होने की बात कर रहे थे वहां पर उन्होंने क्रॉस रखा, लेकिन कोई शैडो नहीं दिखी, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने पैडल व्हील रखा, पैडल व्हील भी नहीं घूमा, फिर से एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई, लेकिन कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा, एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया। अब सारे एक्सपेरिमेंट फेल होने के कारण गोल्डस्टीन ने स्वयं से ही मान लिया कि एनोड रेज जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, मगर फिर भी यह फिनोमेना तो हो रहा है, शाइनिंग दिख रही है, लेकिन इसको समझाना तो पड़ेगा ना। गोल्डस्टीन ने इसके बारे में सोचा और समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा एटम होता है न्यूट्रल, एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम पर ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है और ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है और इन इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकाला जा सकता है, और इन इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से ही हमें कैथोड रेज ऑब्जर्व हो रही हैं। और यदि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब निश्चित ही एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना भी कंपलसरी है, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्लास ट्यूब के अंदर है गैस, ग्लास ट्यूब के अंदर जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वह गैस एटम से टकराते हैं, तो गैस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, उनको बाहर फेंक देते हैं, और गैस एटम के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाने की वजह से गैस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उन्होंने समझाया जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गैसेस एटम से टकराएंगे तो गैस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे, उनको बाहर फेंक देंगे, खुद तो हाई वेलोसिटी से हैं ही, लेकिन टकराते हुए अपने संग गैस एटम के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर जाएंगे, खुद तो बाहर जाएंगे ही, उसको भी साथ लेकर जाएंगे। तो इस तरह जब गैस एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर यह पॉजिटिवली चार्ज गैस एटम नेगेटिवली चार्ज कैथोड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और गैसियस एटम पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे के पास आने लगेंगे और उससे टकरा जाते हैं। अगर वह प्लेट बिल्कुल फ्लैट हुई तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन अगर प्लेट परफोरेटेड हुई, उसमें छेद हुए, तो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम अपने हाई मोमेंटम की वजह से कैथोड प्लेट के उस पार चले जाएंगे, और क्योंकि मोमेंटम हाई है तो वह ग्लास सरफेस से टकराते रहेंगे और कंटिन्यूसली ग्लास सरफेस से टकराएंगे। बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम ग्लास सरफेस से टकराने की वजह से ग्लास का सरफेस हीटअप हो जाएगा और हमें कंटिन्यूसली शाइनिंग दिखेगी। तो गोल्डस्टीन ने कहा कि डेफिनेटली कुछ इस तरह का फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है, मगर यहाँ पर एक और बात हुई, इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट हो जाने की वजह से गैसियस एटम पॉजिटिवली आयनाइज हो गया। तो यह कैसे हुआ? एटम तभी तो पॉजिटिवली आयनाइज होगा जब उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो। तो फिर गोल्डस्टीन ने बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ। और फिर गोल्डस्टीन ने अलग अलग गैसों से इस एक्सपेरिमेंट को करा, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और फाइनल में उसने हाइड्रोजन गैस को चुना। और उसने ऑब्जर्व किया कि जब हाइड्रोजन गैस आयोनाइज होती है तो उसके पास मिनिमम पॉजिटिव चार्ज आता है मिनिमम मास के साथ, और उस समय यह बात सबको पता थी कि हाइड्रोजन के पास सबसे कम मास होता है, सबसे कम साइज भी होता है। गोल्डस्टीन ने कहा कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दें तो उसके पास सिर्फ एक
पॉजिटिव चार्ज बचेगा जिसके पास मिनिमम मास और मिनिमम चार्ज होगा। और फिर उन्होंने इस मिनिमम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन का नाम दिया और यही थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और फिर उसके बाद गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के चार्ज और उसके मास को भी कैलकुलेट किया। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस उसका नेचर अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। बस साइन अपोजिट है, नेचर अपोजिट है। इसके बाद गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के मास को भी कैलकुलेट किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमको मालूम था और हाइड्रोजन गैस का मास भी हमको मालूम था। तो हाइड्रोजन गैस के मास से इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो प्रोटॉन का मास मालूम पड़ गया। तो इस तरह गोल्डस्टीन ने मास ऑफ प्रोटॉन बताया। तो दोस्तों, यह सब था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। यह वीडियो आज अगर कोई हमसे पूछता है कि एक एटम किससे बना हुआ है या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हम बड़े आसानी से ये कह सकते हैं कि एटम के सेंटर में रहता है उसका न्यूक्लियस, जिसमें कि रहता है प्रोटॉन्स और साथ ही साथ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस में, और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमेशा से हमें ये जो स्ट्रक्चर है एटम का, ये हमें पता नहीं था। हमें एक एक करके इन सब को डिस्कवर करना था। हमने एक एक करके इन्हें डिस्कवर किया था। जैसे कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, फिर हमने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, और अंततः हमने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। 19वीं सदी के अंत तक हमने इलेक्ट्रॉन्स को खोज निकाला था, और 20वीं सदी के शुरुआत में हमने प्रोटॉन को खोज निकाला था। प्रोटॉन का खोज जो डिस्कवरी है, उसका सबसे ज्यादा श्रेय जो है ये जाता है रदरफोर्ड को। लेकिन उसके बहुत सालों बाद न्यूट्रॉन का खोज हुआ। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। न्यूट्रॉन के खोज का जो श्रेय जाता है ये जेम्स चैडविक को जाता है, या फिर आप चैडविक भी कह सकते हैं, जेम्स चैडविक या जेम्स चैडविक। और ये उन्होंने 1932 में किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार जेम्स चैडविक ने ही इसके बारे में बात किया था। बरसों से, उससे पहले से ही साइंटिस्ट्स के मन में डाउट था कि प्रोटॉन के अलावा भी और भी कुछ हो सकता है न्यूक्लियस में। डाउट कैसा था कि अगर हम हीलियम एटम को और हाइड्रोजन एटम के मास को कंपेयर करें तो वहां पर एक डाउट आता है। उस दौरान साइंटिस्ट्स को यह पता था कि एक हीलियम एटम जो है, इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन होता है। और मेनली जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉन के कारण ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेग्लिजिबली बहुत ही कम मास का होता है। कंपैरेटिवली अगर प्रोटॉन के मास के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत ही कम होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हीलियम का जो मास है ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होगा उसके जो 2 प्रोटॉन्स है उसके कारण, और हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 प्रोटॉन के कारण उसका जो मास है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और एक एक प्रोटॉन का मास जो है ये लगभग 1 AMU का होता है, एटॉमिक मास यूनिट का होता है लगभग। सो इसका जो मास है हीलियम का, ये होना चाहिए था, तब के नॉलेज के हिसाब से ये होना चाहिए था कि ये 2 यूनिट का हो, और ये हाइड्रोजन जो है ये 1 यूनिट का हो। इसका मतलब अगर मासेस को कंपेयर किया जाए तो कुछ ऐसा सिचुएशन होना चाहिए था कि अगर एक हीलियम एटम रखा जाता है और उसे कंपेयर किया जाता है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ, तो दोनों का मास लगभग बराबर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह पाया गया कि इसका जो मास है, इसका मास ज्यादा है। एक हीलियम एटम का मास जो है ये 2 हाइड्रोजन एटम से काफी ज्यादा है। सो ये जो है ये काफी ज्यादा है हीलियम का मास। लेकिन ऐसा क्यों? अगर
हीलियम में 2 प्रोटॉन्स है, जिसके कारण 2 यूनिट का मास होना चाहिए उससे उसका, और हाइड्रोजन में अगर 1 यूनिट का मास है तो 2 हाइड्रोजन मिलाकर उतना ही मास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहीं पर अगर 2 हाइड्रोजन के जगह हम 4 हाइड्रोजन एटम लेते हैं और उसके मास को हम कंपेयर करते हैं 1 हीलियम एटम के साथ, तो ये बराबर हो जाता है। ये 1 हीलियम के साथ ये बराबर हो जाता है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि यह 4 हाइड्रोजन एटम का मास जो है ये 4 यूनिट का होना चाहिए, और 1 हीलियम एटम का जो मास है ये 2 यूनिट का होना चाहिए, लेकिन ये बैलेंस आउट कैसे कर रहा है? यहां पर ये जो एक्स्ट्रा मास है, ये एक्स्ट्रा मास आ कहां से रहा है? आज हमें इसका आंसर पता है कि मोस्ट ऑफ द हीलियम एटम्स, वहां पर न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये पहला तरह का डाउट जो है ये साइंटिस्ट के मन में बहुत सालों से चल रहा था। एक डाउट और भी है कि अगर आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस को कंपेयर करें अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि मैं यहां पर एटॉमिक नंबर लिखूंगा, एटॉमिक नंबर जो कि रिफ्लेक्ट करता है कितने प्रोटॉन्स हैं, और मैं एटॉमिक मास सबको अगर कंपेयर करें, एटॉमिक मास रिफ्लेक्ट करता है कि एक एटम कितना मैसिव है, उसमें टोटल मास कितना है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अगर इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को कंपेयर किया जाए तो ये पाया जाता है कि एटॉमिक नंबर, तब सबको पता था कि हीलियम के लिए ये 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। और ये जो एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिफ्लेक्ट करता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और एटॉमिक मास जो है टोटल मास होता है, टोटल मास ऑफ द एटम। तो एटॉमिक मास जो है ये पाया गया, हीलियम का जो है ये मोस्ट ऑफ द हीलियम एटम्स ये 4 है, और लिथियम के लिए ये है 7, और बेरिलियम के लिए ये है 9। ऐसा क्यों? यहां पर अगर एटम्स का मोस्ट ऑफ द मास उसके न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस में अगर सिर्फ प्रोटॉन्स हो, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 2 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 4 है। लिथियम के लिए वो 3 होना चाहिए था, लेकिन वो 7 है। बेरिलियम के लिए 4 होना चाहिए था, लेकिन ये 9 है। तो इस तरह के डाउट्स जो है बहुत सालों से साइंटिस्ट्स के मन में था। अंततः जाके 1932 में जेम्स चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह दिखाया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा और भी कुछ है। चलिए देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट कैसा था। यह एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जैसा ही था। यहां पर टारगेट चैडविक ने लिया बोरॉन का। सो बोरॉन टारगेट में बम्बार्ड किया गया अल्फा पार्टिकल्स को। सो अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया और यह पाया गया कि यहां से एमिट कर रहा है कुछ रेज। जब इन रेज को स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये रेज जो है ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवा के देख लिया गया, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो ये पाया गया ये न्यूट्रल रेज है। आगे एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया गया और वैक्स में इस रे को टारगेट किया गया। वैक्स मतलब मोम। सो मोम में जैसे ही इसे टारगेट किया गया, ये जब आके मोम के टारगेट को हिट करता है तो ये पाया गया कि यहां से शूट आउट हो रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है प्रोटॉन्स। सो यहां से प्रोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। सो ये कंक्लूड किया गया कि ये जो रे है ये न्यूट्रल तो है, ये तो पाया ही गया था। साथ ही साथ ये कंक्लूड किया गया कि ये इसमें काफी मोमेंटम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता तो उसके पास एनफ मोमेंटम नहीं होता कि यहां से वैक्स के एटम से ये प्रोटॉन्स को इतनी तेजी से बाहर निकाल पाए। इसका मतलब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंसीडर किया जाए तो ये कह सकते हैं हम कि ये जो न्यूट्रल रेज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये नहीं है।
बल्कि ये उससे ज्यादा काफी मैसिव पार्टिकल है जो कि इस तरह से प्रोटॉन को शूट आउट करवा सकता है। तो यहां पर यह माना गया कि ये जो पार्टिकल्स है इसका जो मास है ये प्रोटॉन के मास के कंपैरेटिव है और इसे नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और ऑब्वियसली सबको ये समझ में आया कि न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। बरसों पहले ये तब की बात है जब इलेक्ट्रॉन का जुम्मा जुम्मा आविष्कार हुआ था और जे थॉमसन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो पता किया था। उसके कुछ सालों के बाद फील्ड में एंटर करते हैं दो साइंटिस्ट्स, रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन और हार्वी फ्लेचर। इन दोनों ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज का पता किया था और उनके एक्सपेरिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का पता उन लोगों ने लगाया था वो था नेगेटिव 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और आज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का एक्सेप्टेड वैल्यू है वो इसके बहुत 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 क्लोज है और वो है नेगेटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहां से ये बहुत ही साफ है कि उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था इसका एक्यूरेसी बहुत बहुत ज्यादा था। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि उन दोनों ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैसे पता किया था। सबसे पहले तो हम देखेंगे इस एपरेटस का कंस्ट्रक्शन जो कि मिलिकन और फ्लेचर ने यूज किया था। तो ये था वो एपरेटस जो कि उन लोगों ने यूज किया था। देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले तो ये है बाहर वाला चेंबर। इसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होते हैं। ऊपर वाले इस प्लेट में एक होता है छेद, यहां पर स्प्रे करने के लिए एक होता है स्प्रेयर। यहां पर वो कंटेनर जहां पर कि ऑयल रखा जाता है, इससे स्प्रे करने से यहां छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स आते हैं और इस छेद से कुछ ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाता है, इस चेंबर में आ जाता है। अब यहां पर यह है एक टेलीस्कोप जिससे कि उन ऑयल ड्रॉप्स के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मिलिकन और फ्लेचर ने यहां पर यूज किया था माइक्रोस्कोप। अब यहां पर आता है एक कंपोनेंट जो कि एक्सरे रेडिएशन पास करता है इस चैम्बर में। इससे होता क्या है कि यहां पर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर वाले प्लेट के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को नीचे वाले प्लेट के साथ जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर ऑयल ड्रॉप्स को ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कभी करते हैं तो आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स को देखें, इसका मोशन कभी नीचे है कभी ऊपर है। तो ये जब नीचे जा रहा तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण नीचे जा रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये ऊपर की तरफ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मिलिकन और फ्लेचर ने एग्जैक्टली किस तरह से ऑयल ड्रॉप्स के मोशन से इलेक्ट्रॉन का चार्ज को पता किया था। अब आते हैं कंप्यूटेशनल पार्ट में। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले तो इस कनेक्शन को काटा जाता है जिससे कि दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना हो। अब क्या है, एक ऑयल ड्रॉपलेट पे कंसंट्रेट किया जाता है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है यहां से। तो एक ऑयल ड्रॉपलेट जो कि नीचे की तरफ गिरता है, ऑब्वियसली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण एक ड्रॉपलेट जिस पे की फोर्स लगेगा ग्रेविटी के कारण Fg नीचे की तरफ, और हमें पता है कि ये जो Fg है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके कारण तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। साथ ही साथ और कुछ चीजें, एक यहां पर बुएंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। बुएंट फोर्स क्या है? बुएंट फोर्स वो फोर्स है जब आप बाल्टी को पानी में डुबो देते हैं तो वो आपको हल्का फील होता है। तो पानी जो है वो कुछ पानी डिस्प्लेस्ड होता है बाल्टी से, तो डिस्प्लेस्ड हुआ पानी के
अमाउंट में ही, उसका जो वेट है उसी अमाउंट में वो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है उस बाल्टी पे, तो वो है बुएंट फोर्स। तो बुएंट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। साथ ही साथ चूंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस पे ऊपर की तरफ एक और फोर्स एक्ट करेगा जिसे कि ड्रैग फोर्स कहा जाता है। एरियल ड्रैग हम कहते हैं, या फिर एयर का विस्कस फोर्स हम कहते हैं। सो एक विस्कस फोर्स भी यहां पर एक्ट होगा। विस्कस फोर्स एक्ट होने के कारण क्या होता है, देखिए ग्रेविटी तो इसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है। ग्रेविटी हो या कोई भी फोर्स हो जिसके इन्फ्लुएंस में बॉडी मूव करता है तो उसमें एक्सीलरेशन रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक्सीलरेशन के कारण ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ते रहता है। अब बढ़ते बढ़ते चूंकि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ने से ये विस्कस फोर्स भी बढ़ता है। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो विस्कस फोर्स भी बढ़ते जाता है, बढ़ते 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 एक समय ऐसा आता है कि ऊपर की तरफ लगा हुआ फोर्स और नीचे की तरफ लगा हुआ फोर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है। तो नेट फोर्स उस समय ऑब्जेक्ट में होता है जीरो। नेट फोर्स जीरो होने के कारण इसमें होता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। तो इसमें कांस्टेंट स्पीड v1 आ गया। इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। देखिए ये सारी चीजें जो है, ये जो विस्कोसिटी हो गया और बुएंसी हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह चीजें, आप अगर आप 11th में हैं अभी, 11th के शुरुआती दौर में, तो वो आप 11th के सेकंड हाफ में जाके पढ़ेंगे, फिजिक्स में जाके वो पढ़ेंगे, फिजिक्स के सेकंड हाफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो है इस पे अब देखिए तीन फोर्सेस एक्ट कर रहा है और ये अभी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है। टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है मतलब ये दोनों फोर्सेस और ये जो फोर्स है इन दोनों का सम और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया है। अब टर्मिनल वेलोसिटी v1 इसे मिला है, जिसे कि मेजर करना बहुत ही आसान है कि वेलोसिटी या स्पीड कहें, यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो आसानी से इसे मेजर किया जा सकता है। अब ये जो है ये इस पे भी डिपेंडेंट है। अब चलिए फोर्सेस का जो इक्वेशंस होंगे वो हम लिख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो एफ बी जो है उसे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एफ जी का वैल्यू भी लिख लेते हैं, जो कि बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास जो होगा इस बॉडी का, इस स्फेरिकल बॉडी का, वो होगा 4/3 पाई, इसका जो रेडियस है, ये रेडियस जो है, रेडियस आर, रेडियस का क्यूब, तो ये तो हो गया उसका वॉल्यूम ड्रॉपलेट का, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज रो सब ओ, इतना हो गया इसका मास। उसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब एफ बी जो है ये होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू रो डेंसिटी ऑफ एयर, सो रो सब ए इंटू जी। सो ये हो गया बुएंट फोर्स। और साथ ही साथ जो विस्कस ड्रैग है, विस्कस फोर्स है, ये बराबर होता है स्फेरिकल बॉडी के लिए 6 पाई आर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, किसका, एयर का। यहां अंदर जो एयर है जो कि विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू जिस स्पीड से वो मूव कर रहा वो, सो स्पीड जो है ये v1 है, हम एफ v1 की बात कर रहे हैं यहां पर। सो ये तीन इक्वेशंस हो गए तीन फोर्सेस के लिए। अब यहां पर जो इस कनेक्शन को काटा गया था उसे अब फिर से जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर होता है पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच, तो जिसके कारण ऊपर वाला प्लेट हायर पोटेंशियल में आ जाता है और नीचे वाला प्लेट लोअर पोटेंशियल में। तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि ये ड्रॉपलेट जो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। अब सिचुएशन को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। सो अब वही ड्रॉपलेट इस पे ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, और एज यूजुअल ये जो बुएंट फोर्स है, बुएंट फोर्स भी ऊपर की तरफ।
अब ऊपर की तरफ एक और फोर्स एक्ट करता है जो कि है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब ऊपर की तरफ काम करता है, जिसके कारण कि ये ऑब्जेक्ट अब ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, और मूव करते करते इसे मिलता है टर्मिनल वेलोसिटी। और वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी कितना है? वो है v2। अब ये v2 क्यों आया टर्मिनल वेलोसिटी? यहां पर भी एरियल ड्रैग होगा, ऑब्वियसली बॉडी मूव कर रहा। अब एरियल ड्रैग किधर होगा? देखिए, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एरियल ड्रैग होता है। तो अब एरियल ड्रैग जो है अब ये नीचे की तरफ होगा, FV2। यहां पर देखिए विस्कस फोर्स FV1 है, यहां पर विस्कस फोर्स FV2 है, दोनों सेम नहीं है। बाकी फोर्सेस जो है ये दोनों जो है सेम है, ये दोनों जो सेम है, क्योंकि ड्रॉपलेट सेम है। अब यहाँ FV2 V1 क्यों अलग है, FV1 और FV2? क्योंकि यहाँ दोनों केस में V1 और V2 दोनों का स्पीड जो है, इस ड्रॉपलेट का दो केसेस में जो स्पीड वो अलग अलग है। इसीलिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि विस्कस फोर्स जो है ये उस बॉडी के स्पीड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए यहां पर FV1 और यहां पर FV2। तो अब देखिए, यहां से हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं, एक तो यहां से केस 1 से, ये केस 1 से, और दूसरा केस 2 से, दो इक्वेशंस बनेंगे। तो पहला इक्वेशन जो है वो है कि FG का मैग्नीट्यूड जो है ये बराबर हो जाएगा FB और FV1 के सम के। और दूसरा इक्वेशन जो यहां से बनेगा वो ये होगा कि जो FG प्लस FV2 है ये बराबर हो जाएगा FE प्लस FB के। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें मिलता है, सबसे पहले तो इस स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वो जो कि बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9/2। 9 को आप स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं 3 इंटू ईटा इंटू V1 डिवाइडेड बाय रो O माइनस रो सब A इंटू G। ये तो हो गया रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। और फिर यहां से आगे जो इस बॉडी में चार्ज है उसका वैल्यू भी हम पता लगा सकते हैं। चार्ज जो Q इसमें होगा दैट इज इक्वल टू 9 पाई D। D क्या है? D इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस ये D है, इनटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V। V है इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ईटा क्यूब इंटू V1 डिवाइडेड बाय रो सब O माइनस रो सब A इंटू G। देखिए, ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत लंबा है, तो उसके लिए मैं आपको यहां पर एक क्लिप डाल देता हूं। वीडियो को पॉज करके अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस डेरिवेशन को आप लिख लें। अब सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा को यहां पर पुट करके मिलिगन और फ्लेचर ने ये पाया कि जो चार्ज है अलग अलग ऑयल ड्रॉपलेट्स पे Q, ये हमेशा एक चार्ज उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहां n एक इंटीजर है, और इस E का जो वैल्यू उन लोगों ने पता किया था ये था, जैसा कि हमने बात किया था, नेगेटिव 1.59 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलम। तो यहां से ये कंक्लूड किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, जिसके कारण अगर एक ऑयल ड्रॉपलेट में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसमें चार्ज होता है E। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसमें चार्ज होता है 2E। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3E। इस तरह से ये क्लियरली पाया गया कि ऑयल ड्रॉपलेट्स में जो चार्ज एक्वायर किया गया वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के बराबर है। और इस काम के लिए मिलिगन को 1923 में मिला था नोबेल प्राइज।
यहां पर कुछ कंट्रोवर्सी है कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ सिर्फ मिलिकन का ही नाम क्यों जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ नोबेल प्राइज सिर्फ मिलिकन को ही क्यों मिला था। तो इस पे आप जरूर अपना रिसर्च करें।